हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के नए सेशन में, जहां पर हम आपके लिए लेके आए हैं इकोनॉमी का सबसे मोस्ट इकोनॉमिक टॉपिक। वो है नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि नेशनल इनकम होता क्या है। ये अपन दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये है पहला पार्ट वन। तो पहले पार्ट वन में हम ये जानेंगे कि नेशनल इनकम होता क्या है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये सभी के लिए, इसकी क्या क्या वैल्यूज है, किस प्रकार से हम नेशनल इनकम को डिफाइन करते हैं, क्या क्या उसके अंदर क्या है पैरामीटर देखने मिलेंगे। फिर जानेंगे कि हम लोग जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे एनडीपी क्या होता है और एनएनपी क्या होता है। तो आज के सेशन में ये पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा टॉपिक है। उसके बाद अगले वाले सेशन में हम लोग जानेंगे पार्ट टू के बारे में, जहां पर हम जानेंगे कि ये जीडीपी और जो नेशनल इनकम है आखिर काउंट कैसे होता है, कौन करता है, ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है, किस प्रकार से जीडीपी परसेंटेज में निकालते हैं, ये क्वार्टर क्या होता है, ये सब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं हमारा पहला पार्ट वन। तो नेशनल इनकम होता क्या है, नाम से लग रहा है किसी देश के पास कितना पैसा है कितना नहीं, वो हमें जो बताता है वो बताएगा हमें नेशनल इनकम के रूप में। अब जिस देश के पास जितना पैसा होगा वो उसकी उतनी वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम क्या करते हैं हम लोग, किसी देश के पास कितना पैसा है इसका पता लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक पैरामीटर, वो है जीडीपी। जीडीपी थोड़ी देर बाद समझेंगे। तो बस यहाँ पर अपन रैंकिंग देख लेते हैं। तो ये है विश्व की तीन सबसे इंपॉर्टेंट अलग अलग क्या मिलेगी हमें ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलेंगे। पहला है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में, सॉरी वॉशिंगटन डीसी में। तो देखिए इसने 2023 का फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। इनके बीच में क्या मिलेगा हमारा फाइनेंशियल ईयर मिलेगा। तो ये देखिए उसने फोरकास्ट किया अभी, मतलब ये 31 मार्च के बाद पता चल जाएगा। तो उसके हिसाब से दुनिया में तो वैसे 193 से ज्यादा कंट्री है, तो अपन टॉप 5-6 के बारे में देख लेते हैं। तो उसके हिसाब से 2023 में कितनी होने वाली है, यूएस के पास जो नेशनल इनकम जीडीपी के लिए उसको बोलेंगे 26.9 ट्रिलियन डॉलर। अब ये टी मतलब क्या हो जाता है हमारा ट्रिलियन हो जाता है। तो जैसे 1 मिलियन मतलब क्या हो जाएगा 10 लाख रुपीज, या 10 लाख हो जाएगा, रुपीज में बाद में कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा होता है हमारा 1 बिलियन मतलब 100 करोड़। अब उसको डॉलर में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इंडियन रुपीज के हिसाब से करीबन 8,200 करोड़ समथिंग आएगा। फिर 1 ट्रिलियन मतलब क्या हो जाता है हमारा 1 लाख करोड़ डॉलर। तो 1 लाख करोड़ डॉलर है, तो उसको रुपए में इंटू करना है। तो अभी हमारे भारत में कितना है, $1 इक्वल टू 80 या 82 रुपए, उसके हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो 82 या 84 करोड़ के आसपास आती है। दूसरा है चाइना। चाइना क्या है, सबसे इमर्जिंग कंट्री है, इसके बारे में जानेंगे इतना बड़ा कंट्री कैसे बन पाया, 17.7 ट्रिलियन दिया है। देखिए यहाँ पर जर्मनी को उसने क्या बताया है थर्ड नंबर, की जापान फोर्थ हो जाएगा, अपना प्यारा भारत 3.7 ट्रिलियन। और जिस कंट्री ने हमें गुलाम बना के रखा था 200 साल, उसको हम क्या कर गए पीछे करके, हम क्या बन गए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आईएमएफ क्या करता है, हमेशा फोरकास्ट कर देता है 1 साल पहले का, और वर्ल्ड बैंक उस साल का अनुमान लगाता है और यूएन बताता है। तो सबकी अलग अलग डेटा देखने मिलेगी ऑलमोस्ट सेम। तो ये देख लेते हैं 2021 के हिसाब से। तो 2021 के हिसाब से जो जीडीपी है यूएसए की 23.3 है, चाइना की 17.7 है। देखिए जापान का कितना था 4.9 था, अभी उसका क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो पहले क्या था 4.9 था, जर्मनी का 4.2 था, ये इंक्रीज हो गया 4.4 हो गया, पहले डिक्रीज था फिर इंक्रीज हुआ। भारत का देखिए 3.2 था कितना, और 3.3 3.7, तो हम क्या हो रहे हैं धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। इनकी इकोनॉमिक इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज हुई। तो, तो आज के समय में दुनिया में जो दो कंट्री का बोलबाला है वो किसका है,
यूएसए और चाइना। तो इसी प्रकार से क्या बन गए, दो ग्रुप बनते जा रहे हैं। मैक्सिमम कंट्री जो वेस्टर्न कंट्री की तरफ जा रही है, जहां डेमोक्रेटिक क्या मिलेगी, थोड़ी सी थॉट मिलेगी, वो क्या देखने मिलेगा हमें, यूएस के तरफ। और कुछ क्या होती है जो हमारे सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसे जाएगी, जो थोड़ी सी कंजर्वेटिव थॉट रहेगा, वो चाइना के तरफ। तो जर्मनी जापान क्या रहता है, वेस्टर्न कंट्री में आएगा, डेवलप कंट्री में। इंडिया तो थोड़ा न्यूट्रल लेके चल ही रहा है। उसके बाद यूके मिलेगा आपको 7 नंबर पे, फ्रांस, फिर इटली। इटली से अभी रिश्ते हमारे बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका में कंट्री है। कनाडा से तो रिश्ते बिगड़ गए हैं, और रशिया। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या मिलेगी आपको, वेस्टर्न कंट्रीज मिलेगी और डेवलप कंट्री मिलेगी। यहाँ पर देखिए, जिस कंट्री के पास जितना पैसा रहेगा उसकी उतनी क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी। आप देखिए यूएसए का पूरी दुनिया में क्या है, दबदबा बना हुआ, बिकॉज उसके पीछे क्या है, एक तो पैसा। जिसके पास जितना पैसा आएगा उसकी उतनी वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, हाँ बिल्कुल बढ़ेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि उसकी सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर जो रहेगी, वो पूरी दुनिया में इसका इफेक्ट पड़ेगा। और इसी के चलते क्या होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है, आप पे अलग अलग कंपनियां ट्रस्ट करती है, और फायदा कहाँ मिलेगा, नेशनल इनकम में। अब चाइना देखिए, दुनिया में सबको पता है कि 2020 का कोरोना किसने फैलाया, चाइना ने फैलाया। बट किसी भी कंट्री ने उनके खिलाफ ज्यादा बातें की क्या, कोई आवाज उठाया क्या, नहीं। क्योंकि क्यों, बिकॉज चाइना क्या है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने कुछ बोला था, तो उसे नुकसान देखने मिला। भारत सरकार ने भी और यूएसए ने भी बहुत ज्यादा कुछ बोला नहीं। अब इनके पास क्या है, पैसा भी ज्यादा है, और साथ में धीरे धीरे इनके पास क्या है, हथियार है ना, कि आर्मी के मामले में, एयरफोर्स के मामले में, नेवी के मामले में, डिफेंस के मामले में भी क्या हो रही है, इनकी शक्ति बढ़ती जा रही है। अब जो भारत था वो क्या देखिए 1947 में आजाद हुआ था। अब इंडियन इकोनॉमी को समझिएगा। तो उस समय आजाद भारत के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय हमारी इकोनॉमी थी 1 लाख करोड़ रुपए की, और आज 2024 में 3.7 इंटू 82 कर दोगे तो ये आपको देखने मिलेगी ऑलमोस्ट 8 या 24, मतलब 280 लाख करोड़ के अराउंड। हमेशा जीडीपी क्या निकालेंगे हम लोग, एस्टिमेट निकालेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट जीडीपी कोई बता सकता है क्या, नहीं। इसलिए देखिए जीडीपी हमेशा क्या निकालेंगे हम लोग, एस्टिमेट निकालते हैं। तो 1 लाख करोड़ से अराउंड 280 या फिर 300 लाख करोड़ तक का जो सफर है, तो वो जानते हैं कि किस प्रकार से हुआ है हमारा। हाँ, तो क्या हुआ, शुरुआत में हमने क्या होती है, दो प्रकार की इकोनॉमी देखने मिलती है। एक तो होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर किसी चीज के लिए सरकार का या गवर्नमेंट का इंटरफेयर क्या होता है, ना के बराबर होता है, उसको बोलेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और इसका जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था, कि आप मार्केट में जितना पैसा कमा सकते हैं कमाइए, और सरकार का इंटरफेयर एकदम ना के बराबर रहेगा। और इसमें प्राइवेट प्लेयर को बहुत फायदा होता है, जहां पर प्राइवेट कंपनियां मैक्सिमम डिसाइड करती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसको अपनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जो देश मिलेगा वो मिलेगा यूएसए, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, कनाडा, सब जगह क्या मिलेगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सरकार का इंटरफेयर ना हुआ। बट एक बहुत बड़े जर्मन फिलोसफर थे, उनका नाम था कार्ल मार्क्स। उन्होंने बताया कि ऐसी इकोनॉमी जो क्या होती है, प्राइवेट प्लेयर के हाथ में रहती है, जहां पर सरकार का कंट्रोल नहीं होते, तो प्राइवेट केवल क्या करती है, अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगी। और जब प्रॉफिट काम करेगी तो क्या करेगी, वो लोगों का एक्सप्लोशन या शोषण करना शुरू कर देगी। इसीलिए कार्ल मार्क्स जी ने कहा था क्या, कि हमें एक ऐसी इकोनॉमी बनानी है जहां पर जो कंट्रोल करेगी वो कोई एक
संगठन, ग्रुप या गवर्नमेंट करेगी, और ये जो ग्रुप या गवर्नमेंट होगा वो किसके द्वारा चुना जाएगा? लोगों के द्वारा। तो ये जो लीडर होगा वो हम में से कोई एक होगा, तो वो ऐसे नियम कानून बनाएगा जो लोगों के लिए क्या हो? वेलफेयर देखने। तो लोगों के लिए क्या देखने मिले? वेलफेयर देखने मिले। इससे ये ऐसी इकोनॉमी क्या होगी? सोशलिस्ट। इसको किसने अपनाया है? रशिया ने भी और चाइना में। तो यहाँ पर पूरा इकोनॉमी कौन करके रखती है? सरकार। सरकार डिसाइड करती है बैंकों को कितना लोन देना है, कितना नहीं, किस चीज का प्रोडक्शन होना है कि नहीं, क्या चीज चलना है क्या नहीं। जैसे वहां पर ना व्हाट्सएप चलता है, ना गूगल चलता है, ना फेसबुक चलता है, फॉरेन कंपनी का इंटरफेयर एकदम ना के बराबर है। वहां पर सरकार डिसाइड करती है क्या चलना है क्या नहीं, और सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे तो वो आपको अंदर अंदर कर देते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर अलग अलग प्राइवेट कंपनी आती है, फेसबुक खोल सकती है, गूगल खोल सकती है, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर माइक्रोसॉफ्ट, अलग अलग कंपनी मिल जाएगी। तो यहाँ पर सरकार का इंटरफेयर बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर ना के बराबर होता है। अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि हम कौन सी इकोनॉमी अपनाएं। उस समय क्या था? 1947 में यूएसए, और तब तो रशिया को नहीं बोलते थे हम, रशिया का एक ग्रुप हुआ करता था, उसको बोलते थे यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट ऑफ रिपब्लिक रशिया। ये था कुछ 15 देशों का ग्रुप था, जिसमें रशिया क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री हुआ करता था। अब हमारे सामने क्वेश्चन उठा कि हम कौन सी इकोनॉमी अपनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं देश को पैसा की जरूरत तो है ही है। तो हमने बोला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं अपनाएंगे, क्योंकि जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारा मेन मकसद क्या था? एक ऐसा देश होगा जहां पर आजादी के बाद जहां सभी लोग क्या होंगे? इक्वल होंगे। और इक्वालिटी की बात किसमें बताई गई? सोशलिस्ट। सरकार का काम क्या है? लोगों के लिए क्या बनाना? स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, अस्पताल बनाना, ताकि क्या हो जाएगा? सरकार लोगों को उनकी बेसिक फैसिलिटी, रोटी, कपड़ा, मकान, वो प्रोवाइड कर सके। तो शुरुआत के 7-8 साल तो हमने क्या अपनाया था? सोशलिस्ट इकोनॉमी अपनाया था। आगे जाके 1956 से क्या हुआ? सरकार ने क्या कर दिया? मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया। बट शुरुआत के कई साल तो सरकार पूरी तरीके से मोनोपोली किसके ऊपर रखी थी? गवर्नमेंट कंपनी में, 1991 से पहले। तो 1991 में क्या आया था? एलपीजी रिफॉर्म आया था। तो 1991 से लेके 2014 तक क्या था? सरकार ठीक ठाक कंट्रोल कर रही थी। अब सरकार धीरे धीरे कहाँ जा रही है? प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। ये हमारी इकोनॉमी है। तो पहले सरकार ऑलमोस्ट 90% कंट्रोल करती थी, इनके समय 60-40 का रेशियो था। अब तो उल्टा होते जा रहा है। तो पहले की सरकार क्या थी? कहीं ना कहीं सोशलिस्ट ज्यादा थी। अब धीरे धीरे क्या हो रही है? हमारी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ते जा रही है। तो उससे क्या होगा? उसका फायदे भी देखने मिलेगा और नुकसान। अब आते हैं इसी से जुड़ा हुआ कि भाई ये जो 1 लाख करोड़ से हम लोग आज के समय इतना ग्रोइंग कैसे बढ़े। तो शुरुआत की तो जब तक हमारे पास क्या कंट्रोल था? सरकारी था, तो उतना हमें फायदा नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 1991 तक हमारी इकोनॉमी कितनी थी? 0.6 ट्रिलियन के अराउंड थी। अब 1991 से जैसे हमने मार्केट प्लेयर ओपन किए, कुछ प्राइवेट प्लेयर आ गए और कुछ फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ गया, तो इससे फायदा क्या हुआ? भारत में जॉब क्रिएशन हो गया, और धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी कितनी दिख रही है? 3.7 ट्रिलियन। और उम्मीद है कि 2030 तक सरकार ने क्या बोला है कि हम क्या करेंगे? जापान को भी बीट करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी क्या बन जाएंगे? अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अब तो चलो जापान तो हट गया है, अब कौन हो जाएगा? जर्मनी। तो जर्मनी थर्ड है, तो जर्मनी को बीट करके हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो ये हम लोग जाने की भाई कि किस प्रकार से हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब इसका इतना इम्पोर्टेंट कैसे है, अब समझते हैं। हाँ, अब हर कंट्री के पास क्या होती है? कुछ सॉफ्ट पावर होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा से इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर सके। हर देश की इकोनॉमी किसी ना किसी पर टिकी हुई होती है। जैसे सोशल यूएसए की इकोनॉमी किस पे टिकी हुई है? सर्विस। तो सर्विस सेक्टर वहां पर क्या है? बहुत अच्छा है, इसीलिए वहां पर इकोनॉमी में क्या होता है? ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। चाइना, चाइना भी क्या हुआ था? 1948 में हमारे कुछ साल, हमारे आजादी के कुछ सालों बाद वो भी आजाद हुआ। बट उसने किस पे ध्यान दिया? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत ध्यान दिया। और आप आज देख सकते हो कि 2000 ईयर में
चाइना की इकोनॉमी क्या थी, 3 ट्रिलियन थी और हमारी कितनी थी, 1 ट्रिलियन। तो 2000 के बाद चाइना की इकोनॉमी 3 से कहाँ पहुंच गई, 17.7, मतलब ऑलमोस्ट 6 गुना बढ़ गई। और हमारी कितनी है, 3.7, मतलब ऑलमोस्ट 3। तो कहीं ना कहीं जो चाइना की इतनी बड़ी इकोनॉमी है उसके पीछे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाइना ने बहुत अच्छा काम किया। अब आपको देखिए हमारे भारत में हर घर में कोई ना कोई चाइनीज सामान जरूर देखने मिलेंगे। चाहे ओप्पो की बात करें, वीवो की बात करें, रियलमी, रेडमी, नोटमी। उसके बाद जो हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन खाते हैं, उसके लिए लगने वाला रॉ मटेरियल हो गया। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान किस पे डिपेंड हो गया, पूरे चाइना की इकोनॉमी। प्लास्टिक्स आ गए, कुछ प्लास्टिक टॉयज आ गए, कुछ हमारे क्या गेम्स हो गए। तो मैक्सिमम चीजें क्या हो जाती है हमारी, चाइना पे होती है। और चाइना केवल क्या भारत को एक्सपोर्ट करता हुआ, क्या नहीं, पूरी दुनिया में अपना सामान क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करते हैं। और जितना एक्सपोर्ट करेगा उतना क्या होगा, फायदा होगा। अब जर्मनी, तो जर्मनी में आपने सुना होगा कि बहुत बड़ी बड़ी क्या ऑटोमोबाइल कंपनी मिलेगी, यहाँ सर्विस सेक्टर है। जापान भी सेम वही है, कंस्ट्रक्शन के लिए, ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए और साथ में सर्विस सेक्टर के लिए। बट भारत की इकोनॉमी ऐसे नहीं थी। भारत में शुरुआत के साल में क्या किया गया, हमने जो हमारा फोकस रखा था वो किस पे रखा था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे रखा था। बहुत सारे स्टील प्लांट खोले गए थे हमारे भारत में। फिर 1991 के बाद से हमारा फोकस किसमें हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया। तो अभी सर्विस सेक्टर देखेंगे किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। अब हाँ, अब नेशनल इनकम देखिए, क्यों कैसे आप ऐसा समझ सकते हैं। आप मान लीजिए जिस घर के पास रहते हो, अब आपके मान लीजिए घर के एक तरफ कोई 2 3 4 मंजिला क्या है, घर है। बहुत पैसे वाले जिनके पास बहुत सारी कार है, घर है, गाड़ियां है, पैसे है। तो देखना ऑटोमेटिकली जिसके पास जितना पैसा रहेगा उसकी वैल्यू समाज में ज्यादा रहेगी। आप ऑटोमेटिकली उनसे क्या करोगे, रिलेशन बहुत अच्छा बना के चलने का ट्राई करोगे। बट मान लीजिए बगल में किसी झुग्गी झोपड़ी का घर है, कोई बेचारा गरीब मजदूर है, तो लोग उसकी उतनी हेल्प नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना जिसके पास जितना पैसा होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो पैसा बोलते हैं। तो आज खुद देख लीजिए आप, पूरी दुनिया में किसको फायदा मिल रहा है, यूएसए और चाइना। एक समय भारत को भी ऐसे क्या बोला जाता था, बहुत ही गरीब कंट्री के रूप में माना जाता था। बट धीरे धीरे भारत क्या कर रहा है, इकोनॉमी के मामले में तब मजबूत हो रहा है। साथ में क्या हो रहा है, एक होती है हमारी सॉफ्ट पावर। तो हमने क्या किया, अपने सॉफ्ट पावर को इम्प्रूव करने का ट्राई किया। सॉफ्ट पावर मतलब कि भाई हमारे म्यूजिक कैसे है, डांस कैसा है, फिल्में कैसे है, मूवीज कैसे है, स्पोर्ट्स कैसा है, हमारी लैंग्वेज हो गया, हमारे फूड्स हो गए, है कि नहीं, हमारे ड्रेसेस हो गए, हमारे कल्चर हो गए। इससे क्या कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया में अपने आप को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इससे भी क्या होता है, हमें इन्वेस्टमेंट के रूप में फायदा मिल जाता है। और दूसरा होता है हार्ड पावर के रूप में। तो आपको पता है कि हार्ड पावर में क्या रहेगा, हमारे जितने भी डिफेंस सिस्टम होते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं, गन्स देखने मिलेंगे, मिसाइल्स मिलेंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। इस पे भी क्या होती है, इकोनॉमी को बहुत फायदा देखने मिलता है। जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा जो डिफेंस के मामले में पावरफुल कंट्री कौन मिलेगा, यूएसए। फिर कौन मिलेगा, रशिया। फिर मिलेगा चाइना। फिर कौन मिलेगा, इंडिया। ऐसा रहेगा। अब हर कंट्री की इकोनॉमी अलग अलग डिपेंड करती है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, अभी सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मिला जुला है। बट हमारे भारत के ही दक्षिण में अभी एक देश है जो बहुत ही करंट अफेयर में था, वो है मालदीव। एक है श्रीलंका। ये क्या है, समुद्र समुद्र के बीचों बीच है, ओशन है। इसलिए इनकी जो इकोनॉमी क्या होती है, टूरिज्म पे डिपेंड होती है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं समुद्र में जितने भी अच्छे से जगह है, बीचेस है, तो टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आएंगे। और जितना ज्यादा आएंगे तो उससे क्या होगा, इसकी इकोनॉमी को फायदा होगा और वैसे वो ग्रो करेगा। तो ये अपन ने अभी तक देख लिया कि भाई इकोनॉमी होता क्या है, मतलब नेशनल इनकम होता क्या है, उसमें इकोनॉमी क्या होता है, फैक्टर करेगा अपने देश में कौन सी है, प्राइवेट है कि पब्लिक है, अब उसका मिला जुला है। आखिर देखते हैं इसको मेजर करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो पहला कौन सा है, वो है हमारा जीडीपी।
जीडीपी मतलब हो जाएगा हमारा नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी मतलब क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि भाई आखिर जीडीपी होता क्या है। तो जीडीपी में क्या करना पड़ता है, ये है अपना भारत देश। तो भारत में क्या करना पड़ता है हमें, एक साल के अंदर हमारे यहाँ पर जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंदर हमारे भारत की जीडीपी में जितने भी क्या रहता है, बाउंड्री के अंदर जो भी अलग अलग कंपनी होती है, उन कंपनियों के द्वारा जो सामान बनाया जाएगा उसकी जो मार्केट वैल्यू देखने मिलेगी, वो समझेंगे हम लोग जीडीपी के अंदर कैलकुलेट करेंगे। कैसे करते हैं समझते हैं। मान लेते हैं मुंबई में एक कंपनी है जियो या रिलायंस कंपनी, जिसने बोला कि मैं क्या बनाऊंगा, जियो का सिम बनाऊंगा। अब मान लीजिए उसने साल भर में कितने सिम बनाए, 1 लाख नहीं 10 लाख सिम बनाए। 10 लाख सिम में से हर सिम की वैल्यू कितनी थी, मान लेते 100 रुपये। अब मान लीजिए जियो ने एक साल में 10 लाख सिम बेचे और हर सिम की वैल्यू कितनी थी, 100 रुपये। तो काउंट कर लेते हैं, 10 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़। तो एक साल के बाद उसका जो टोटल कलेक्शन कितना होगा जियो का, वो होगा 100 करोड़। दूसरा ले लेते हैं अपन, जियो के बाद ले लेते हैं पार्ले जी, जी फॉर जीनियस। मान लेते हैं पार्ले जी ने क्या किया, एक साल में 1 करोड़ बिस्किट बनाए और हर बिस्कुट को उसने कितने में बेच दिया, 10 रुपए में बेच दिया। तो एक साल के बाद कितना कलेक्शन हो जाएगा उसका, 10 करोड़ हो जाएगा। तो यदि 1 करोड़ बिस्किट बना रहा है और उसको वो 10 में बेच रहा है, तो 1 करोड़ और ये 10 करोड़ हो जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं इसको, ठीक, 10 करोड़ कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 100 करोड़। थर्ड ले लेते हैं, अपनी एक इंडियन कंपनी है माइक्रोमैक्स। पहले इसका मैन्युफैक्चरिंग मतलब मोबाइल सेक्टर में बहुत ज्यादा नाम था, अब धीरे धीरे डाउन हो गया। मान लो माइक्रोमैक्स ने बोला कि मैं साल भर में 1 लाख फोन बनाया और हर फोन को उसने कितने में बेच दिया, 10,000 रुपीज में बेच दिया। उसकी प्राइस देख लेते हैं माइक्रोमैक्स की, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। इसकी प्राइस कितनी हो गई, 10 करोड़। ठीक है। अब हम ऐसा मानते हैं कि हमारे भारत के अंदर केवल ये 3 कंपनी हैं, और ये जियो, पार्ले जी और माइक्रोमैक्स। तो इन कंपनियों ने क्या किया, साल भर में इतने सामान बनाए और इतने सामान बनाने के बाद क्या कर दिया, उसको बेच दिया। तो बेचने के बाद ऐसा मानते हैं क्या, इनके एक साल का जो कलेक्शन होगा वो कितना होगा, 210 करोड़। ऐसा मानिए हम भारत में जितने भी लोग हैं वो एक साल तक क्या थे, घरों में बंद थे। वो घरों में बंद थे और हमने कुछ नहीं किया, ना बाहर निकले ना घर में थे, अपना माइक्रोमैक्स के फोन लिए, उसमें जियो का सिम, और सुबह शाम पार्ले जी खा के चल रहे थे। तो एक साल के बाद हमारा जो जीडीपी कलेक्शन कितना होगा, 210 करोड़। तो ये तरीका होता है उनमें से जहां से हम लोग क्या निकालते हैं, जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। तो जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करेंगे वो जानेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद। बट यहाँ पर समझिएगा, हमारा साल भर में जितना भी सामान बनता है, जितनी भी हमारी क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, और जितनी भी क्या रहती है, हमारी सर्विस कंपनी होती है, इनके द्वारा जो भी सामान क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। तो प्रोड्यूस करने के बाद उस सामान की जो सबसे लास्ट वैल्यू होती है या लास्ट प्राइस होती है, जो लास्ट वैल्यूज होती है, उसको काउंट करेंगे और फिर उसको हम लोग पुट कर लेंगे कि भाई एक साल में इतना कलेक्शन, एक साल में इतना, और करते करते लास्ट में कितना कलेक्शन हुआ, वही आसान भाषा में समझेंगे जीडीपी को।
अब यहाँ पर देखिए मैप, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा इस मैप में क्या। अब देखिए भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर लिखा है कि ऐसी कंट्री जिनकी क्या है 20 लाख करोड़ से ज्यादा की क्या होता है जीडीपी कलेक्शन में कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो दिख रहा होगा आपको महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र क्यों? बिकॉज महाराष्ट्र में क्या है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर क्या है बहुत ही ज्यादा है। अब यहाँ पर आपको पता है मुंबई फेमस जगह है, या फिर हम पुणे हो गया, फिर हमारा नागपुर हो गया, फिर अमरावती हो गया, फिर उसके बाद आपको रत्नागिरी मिलेगा, महाबलेश्वर मिलेगा, नवी मुंबई मिलेगी, पूरा ठाणे मिलेगा, उसके बाद नासिक मिलेगा। अपने महाराष्ट्र में बहुत फेमस फेमस जगह है, तो यहाँ पर बहुत लाखों की मात्रा में क्या मिलेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो उनके द्वारा क्या किया जाता है ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़ से ज्यादा क्या किया जाता है कलेक्शन किया जाता है ऑलमोस्ट 280 में से, इसलिए महाराष्ट्र की जीडीपी सबसे ज्यादा है। उसके बाद आपको तमिलनाडु दिख रहा होगा, तमिलनाडु की भी जीडीपी क्या है बहुत अच्छी दिख रही है। फिर आ रहा है यूपी, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक आपको पता है क्यों फेमस है, वो अपना सिलिकॉन वैली है। गुजरात तो आपको मैन्युफैक्चरिंग हब बनते जा रहा है धीरे धीरे, यहाँ के किनारे क्या पोर्ट है। यूपी में भी क्या हो रहा है डिफेंस कॉरिडोर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है। फिर उसके बाद आपको देखने मिलेगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, फिर थोड़ा सा केरल देखने मिलेगा, गोवा दिखेगा, एमपी, दिल्ली, हरियाणा, इस प्रकार से आपको स्टेट आपको देखने मिलेंगे जहां पर कलेक्शन होता है। और सबसे कम मिलता है 1 लाख करोड़ से कम का कलेक्शन वो है भारत के नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उतनी नहीं है, ना ही सर्विस कंपनी है। तो ये हमारा मैप से आपको अनुमान हो सकता है कि जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन करता है। अब दूसरी बात कि जीडीपी में हम किस किस चीजों के करेंगे काउंट करेंगे, तो याद रखिएगा जो सामान इंडियन हो उसकी ही वैल्यू हम जीडीपी में काउंट करेंगे। अब ये इंडियन सामान या तो इंडिया में बिक रहा होगा या फिर फॉरेन में बिक रहा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, बस वो सामान इंडियन होना चाहिए खरीदने के समय। तो ये एग्जांपल दिख रहा होगा, ये है ऐश्वर्या राय जी। अब इन्होंने क्या पहना है नेकलेस पहना है, तो नेकलेस कहीं ना कहीं से क्या किया होगा इन्होंने लिया होगा। मान लेते हैं इन्होंने क्या किया मुंबई में एक बहुत बड़ी क्या ज्वेलरी शॉप है, मान लेते कमला ज्वेलर्स बोल के, और वहां से उन्होंने क्या कर दिया इसे 100 करोड़ का डायमंड सेट ले लिया। तो चूंकि वो ज्वेलरी क्या है इंडियन ज्वेलरी दुकान है, तो वहां से जो सामान लिया होगा तो वो जो 100 करोड़ है वो किसमें क्या हो जाएगा काउंट हो जाएगा इंडिया के जीडीपी में काउंट। अब ये ज्वेलरी यदि वो भारत में ले रही है या दुबई में ले रही है या यूएसए में ले रही है उससे फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, सामान कौन सा है इंडियन है, इसीलिए क्या होगा ये भारत के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल। हाँ, ये है एक एक्ट्रेस है नूरा फतेही, ये इंडियन है क्या फॉरेन की है, कहाँ की है वो कनाडा की है। अब उन्होंने देखा कि ऐश्वर्या राय भी क्या की है 100 करोड़ का ले लिए डायमंड सेट ले लिया, तो मुझे भी चाहिए। तो फिर वो जॉन अब्राहम के पास गई कि भाई मुझे दिला दो करके, तो जॉन अब्राहम ने मना कर दिया, तो बोले कि चलो ठीक है मैं ही जाके खरीद लेती हूँ। तो वो मुंबई में क्या की वो ज्वेलरी सेट में गए और वहां से उन्होंने क्या कर दिया 100 करोड़ का डायमंड सेट ले दिया। तो अब चूंकि ये जो कंपनी है वो कौन सी है कमला ज्वेलर्स इंडियन कंपनी है, इसलिए जो 100 करोड़ है वो भारत के जीडीपी में क्या हो जाएगा काउंट हो जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि जीडीपी में वो इंडिया के जीडीपी में काउंट हो रहा है, सॉरी सामान इंडियन ले रहे हैं या फॉरेनर, वो सामान किस जगह का है वो देखना पड़ेगा कमला। जैसे अपने महाराष्ट्र में एक और सबसे फेमस ब्रांड है हल्दीराम, ठीक है। अब हल्दीराम के मान लो चिप्स आते हैं, अब ये पूरी दुनिया में फेमस होते होंगे। मान लो इस चिप्स को आगे जाके नुरा फतेही खा रही है, सलमान खान खा रहा है, जॉन अब्राहम खा रहा है, या ऐश्वर्या राय खा रहा है, या अमिताभ बच्चन, चाहे वो भारत में खा रहे हैं किसी दुनिया के कोने में, पर जो चिप्स खा रहे हैं वो इंडियन कंपनी का चिप्स खा रहे हैं, तो किसकी जीडीपी में काउंट होगा इंडिया की, ठीक है।
बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल हमारे भारत के, वो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या फोन्स हो गए या फिर सामान हो गया। जैसे एलजी के हम लोग टीवी, फ्रिज, एसी ले लेते हैं, ओप्पो, रेडमी, रियलमी, जो एक ही कंपनी के ब्रांड है, हम लोग उसके सामान परचेज करते हैं। तो ऐसे समय में क्या होता होगा, वो हमारे देश के जीडीपी में काउंट नहीं होता होगा, वो दूसरे देश के जीडीपी में क्या होता होगा, काउंट होता होगा। जैसे मान लेते हैं विराट कोहली, विराट कोहली को लगता है कि यार मुझे फोन चाहिए, तो उसने क्या कर दिया, आईफोन मंगा लिया, आईफोन 15। तो मान लीजिए कितने का है वो, अभी 3 लाख का। अब 3 लाख का है तो ये आईफोन कंपनी इंडियन कंपनी है क्या, नहीं। कहाँ कंपनी है, यूएसए की। तो उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या तो भारत में हो सकता है तो दूसरे कोने में। तो अब यूएसए से मान लो इसने आईफोन मंगाया होगा, तो अब यूएसए में मान लो इसकी प्राइस क्या 3 लाख होगी क्या, मान लेते हैं, वहां पर उसकी प्राइस कितनी होगी, 2.5 लाख होगी। अब क्या होगा, जैसे ही वो यूएसए से भारत में आया होगा तो हमारी सरकार ने क्या किया होगा, जैसे ही कोई सामान दूसरे देश से भारत में आता है तो क्या लगाती है, कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी लगाया होगा तो मान लो सरकार ने टैक्स वैक्स मिला कितना लगा लिया, 50,000। फोन कितने में बिका, 3 लाख में। इसका मतलब ये फोन कितने का है, 3 लाख, बट उसमें क्या हुआ, सरकार ने टैक्स लगाया बोल के 3 लाख है, नहीं तो कितनी प्राइस होती है उसकी, 2.5 लाख होती है, क्योंकि यूएसए में 2.5 लाख में बन के तैयार हुआ। तो जैसे ही विराट कोहली ने आईफोन 15 फोन लिया होगा तो वो भारत के जीडीपी में काउंट होगा क्या, नहीं, ये इंडिया के जीडीपी में काउंट नहीं होने वाला। बिकॉज ये कंपनी क्या है, फॉरेन की है, इसलिए वो जो पैसा है वो किसको मिलने वाला है, यूएसए के जीडीपी में मिलने वाला है। तो ये यूएसए के जीडीपी में काउंट हो जाएगा, भारत के जीडीपी में काउंट नहीं होने वाला। हाँ, तो कितना मिलेगा, जो सरकार को टैक्स के रूप में पैसा मिला है वही केवल इंडिया के जीडीपी में काउंट होने वाला है, बाकी तो नहीं होने वाला। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, फॉरेन सामान को काउंट करते हैं। तभी हमारी सरकार ने क्या लाया है, जैसी नई सरकार आई उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, मेक इन इंडिया पे फोकस करेंगे, क्योंकि सामान यदि भारत का और भारत की कंपनी का बनेगा तो किसके जीडीपी में काउंट होगा, भारत की जीडीपी में काउंट होगा। इसके लिए सरकार ने क्या बोला था, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत की बात की थी, जहां पर हमने को बोला गया था जितना ज्यादा हो सके स्वदेशी अपनाइए, इंडियन सामान को ही परचेस करिए। बट हम क्या करते हैं, आईटीसी जो इंडियन सामान को, अपने यूएसए हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ओप्पो हो गया, एलजी हो गया, उसके बाद होंडा हो गया, जितने भी फॉरेन कंपनियों के सामान लेंगे तो वो किसके जीडीपी में काउंट होगा, वो फॉरेन के जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, इसलिए सरकार क्या करती है, इनिशिएटिव लाती है कि मेक इन इंडिया या अलग अलग की तरह से इसको सामान को भारत में ही बनाया जाए, ताकि इंडियन लोग ज्यादा से ज्यादा इंडियन सामान ही परचेज कर सके। तो उम्मीद है कि मैंने जीडीपी को बहुत डिटेल में बताया है, आपको समझ में आ गया होगा कि जीडीपी होता क्या है। तो अपन को एक साल के अंदर देखना होता है कितना प्रोडक्शन होता है कितना नहीं, उसके हिसाब से हम लोग जीडीपी काउंट करते हैं। अब उसमें जीडीपी में भी क्या है, डिटेल में जाएंगे तो वहां पर हमें क्या देखने मिलता है, दो प्रकार से देखने मिलता है जीडीपी में। एक होता है हमारी कॉस्ट प्राइस पे हम जीडीपी काउंट करते हैं कि सामान कितने का मिला। और उसमें होता है मार्केट प्राइस, उसमें हमको देखना पड़ता है कि इनकम टैक्स कितना लगा था, सरकार ने सब्सिडी कितना दी थी उसके बाद से। इसीलिए अपन क्या करेंगे, केवल नॉर्मल जानेंगे जीडीपी आखिर होता क्या। अब अगला देखते हैं, वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कि आखिर जीएनपी होता क्या है। हाँ, अब जैसे हमने जीडीपी में क्या देखा कि भारत की बाउंड्री के अंदर बनने वाली कंपनियों के द्वारा कलेक्शन, तो जीएनपी क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, कि हम भारतीयों के द्वारा कितना पैसा कमाया जाता है दुनिया भर में, उसको हम काउंट करते हैं, और जो पैसा भारत में यूज होके आएगा। तो जीएनपी का फॉर्मूला क्या होता है,
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीडीपी प्लस फीफा माइनस फीटा। अब फीफा क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो दो प्रकार से हम लोग काउंट करेंगे जीएनपी। अब ध्यान सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे इंडियन जो पैसा कमाने के लिए फॉरेन जाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग एनआरआई बोलते हैं, जो इंडियन पासपोर्ट कैरी करेंगे। और क्या होते होंगे, कुछ इंडियन कंपनी भी होगी जो फॉरेन में काम कर रही होगी। अब इनके द्वारा बहुत पैसा कमाया जाता है, तो जो भी पैसा कमाएंगे, जो खर्चा करेंगे अच्छी बात है, बट जो पैसा कमा के अपने देश भारत में भेजते हैं उस पैसे को जो हम काउंट करेंगे प्लस करेंगे वो क्या कहलाएगा? फीफा कहलाएगा। ओके, एग्जांपल देखते हैं आगे। सेम फीटा क्या होगा? ऐसे फॉरेनर या फिर फॉरेन कंपनी जो भारत में है और इनके द्वारा जो भी पैसा कमाया जाता है और पैसा कमाने के बाद भारत में पैसा कमाने के बाद अपने अपने देश भेज देंगे, तो क्या करोगे? उसे माइनस करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो हाँ, इनको देख लेते हैं। तो ये है प्रियंका चोपड़ा, ये उनके हस्बैंड है निक जोनस। अब प्रियंका चोपड़ा इंडियन है कि फॉरेनर है? वो है इंडियन, मतलब यूएसए में रहती है, एनआरआई। मान लेते हैं यूएसए में जब वो रहती है तो साल भर में जितना भी पिक्चर या मूवी से कितना कमा रही होगी? 100 करोड़। अब इस 100 करोड़ में से कुछ पैसा क्या करती होगी? वो अपने पे खर्चा करती होगी, अपने मेकअप में, ब्यूटी पार्लर में 80 करोड़ तक। कुछ पैसा निक जोनस के लिए खर्चा करती होगी, कुछ अपने बच्चों के लिए खर्चा करती होगी। बट हर साल 20 करोड़ अपने देश, अपने मम्मी को जो पैसा भेजती है, किसमें काउंट हो जाएगा? वो काउंट हो जाएगा हमारा फीफा में। तो फीफा में किसको काउंट कर लेंगे आप? प्रियंका चोपड़ा को, जो हर साल पैसा भेज रही है। ये तो किसी पर्सन की बात करें, ऐसे ही बहुत सारे पर्सन आपके जान पहचान के, दुबई, यूएई, अबू धाबी, सऊदी अरब, इजराइल, कनाडा, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, रशिया, अलग अलग देशों में, चाइना देशों में काम करते होंगे। और जो पैसा कमा के करेंगे वो सब भारत में भेजेंगे, किसमें काउंट हो जाएगा? फीफा में काउंट हो जाएगा। किसमें काउंट हो जाएगा? फीफा। सेम फीटा की बात करें तो ये है एक एक्ट्रेस है, उसका नाम क्या है? जैकलीन फर्नांडिस। अभी भले ही ज्यादा पिक्चरों में काम ना करती हो, मानते हैं कि ये साल भर में 50 करोड़ कहीं ना कहीं से पैसा कमा लेती होगी। अब इस 50 करोड़ में से 40 करोड़ मान लीजिए वो अपने मेकअप में, ब्यूटी पार्लर में खर्चा करती होगी, कुछ पैसा सलमान खान पे खर्चा करती होगी, और कुछ पैसा बच जाने के बाद 10 करोड़ अपने देश श्रीलंका भेज देती होगी, क्योंकि कहाँ से ये? वो श्रीलंका से। तो उस 10 करोड़ क्या करोगे आप लोग? माइनस कर दोगे। तो जो ये तो किसी पर्सन की बात है, ऐसे बहुत सारे फॉरेनर हमारे भारत में रहते होंगे, जो पैसा कमाने के बाद अपने देश भेजे तो क्या कर दोगे? उसे माइनस कर दोगे। अब यहाँ पर फॉरेन कंपनी की बात भी आई, जैसे आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, ट्विटर, ओप्पो, रियलमी, एलजी, इतनी ज्यादा फॉरेन कंपनी है और इतना पैसा प्रॉफिट कमा के अपने देश भेजेगी, तो क्या करना पड़ेगा? उसे माइनस करना पड़ेगा। तो जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी हम ऐसे वैल्यू को बोलेंगे जहां पर जीडीपी अपन ने निकालना सीखा है प्लस
ऐसा पैसा जो दूसरे देश में हमारे इंडियन लोगों के द्वारा या कंपनियों के द्वारा पैसा कमा के भारत में भेजेंगे, उसको क्या बोलेंगे, प्लस करेंगे। जैसे इंडियन कंपनी में किसको ले सकते हैं अपन, अंबानी की कंपनी होगी, अडानी की कंपनी होगी, टाटा की कंपनी होगी, बहुत सारी कंपनी क्या होगी, फॉरेन में होगी, और इनके द्वारा क्या करते हैं वो लोग, पैसा कमा के भारत में भेजते होंगे। तो जो पैसा भेजे वही सब क्या होगा, फीफा में काउंट। अब फीटा देखिए, फीटा में मतलब क्या होता है कि ऐसे फॉरेनर लोग या कंपनी जो भारत में रहते हैं और पैसा कमा के अपने अपने देश में भेजेंगे, तो किसमें आ जाएगा, वो फीटा में आ जाएगा। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फॉरेनर या फॉरेन कंपनी वाले, अपन एग्जांपल भी दे लिया था। अब मुझे बताइएगा कि हमारे भारत में चाइना से कंपेयर करते इकोनॉमी, तो ये ले लेते अपन फीफा और ये ले लेते फीटा, चाइना में भी ले लेते। तो मुझे बताइएगा कि भारत में फीफा ज्यादा है कि फीटा ज्यादा है, सेम। तो भारत में क्या होगा, भारत में ना फीफा क्या होगा, बहुत ही कम होगा, फीटा ज्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ की फॉरेन कंपनी भारत से बहुत पैसा कमा के अपने देश भेजती होगी। तो चाइना में क्या होता होगा, फीफा ज्यादा होगा, क्योंकि चाइना की कंपनी क्या है, पूरी दुनिया भर में फैली है। अब इसका नुकसान क्या होगा, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं केवल। मान लीजिए जीडीपी कितना निकला अपना, 210 करोड़। जीडीपी कितना निकला था अपना, 210 करोड़ मान लेते हैं। मान लीजिए जितने भी इंडियन लोग हैं या इंडियन कंपनी हमें साल भर में कितना पैसा भेजते हैं, 200 करोड़। बट मैंने क्या बताया, भारत में फीटा ज्यादा है ना, बिल्कुल फीटा ज्यादा है, बहुत सारी कंपनी पैसा लूट के जा रही है, इसीलिए हमने शुरुआत में सोशलिस्ट इकोनॉमी अपनाया था। तो मान लीजिए कितना पैसा लेके जा रहे हैं, 300 करोड़। अब इनको जब प्लस माइनस करोगे तो हमारा जीएनपी कितना दिखाई देगा, तो ये 210 करोड़, ये 200 करोड़, 10, तो कितना हो जाएगा माइनस, तो जीएनपी दिखाई देगा 110 करोड़। इसका मतलब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जीडीपी कितना दिखाई दे रहा है भारत के केस में, 210, जीएनपी क्या हो रहा है, 200 करोड़। इसका मतलब हमारे भारत में जीडीपी ज्यादा दिखाई दे रहा है, जीएनपी कम। अब चाइना की बात करते हैं, तो चाइना में क्या मैंने बताया, चाइना में चाइना में क्या होगा, चाइना में होगा फीफा ज्यादा है। तो चाइना में क्या है, फीफा ज्यादा। इसका मतलब इस वाले केस में क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर कितना है, 210 करोड़ है। मान लीजिए फीफा कितना आता है उसका, 400 करोड़, और ज्यादा कितना होगा, 200 करोड़। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस करोगे तो जो 110 दिख रहा है वो कितना हो जाएगा, 400 दो 600, तो ये कितना हो जाएगा, 410 करोड़। इसके केस में क्या देखने मिलेगा, यहाँ पर फीफा ज्यादा है तो जीडीपी कम देखने मिलेगी, जीएनपी ज्यादा देखने। तो दो केस देखने मिला हमको, इंडिया की और चाइना की। तो हमने जीडीपी और जीएनपी वाइज दोनों को देख लिया, किसकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा है, किसकी इकोनॉमी सबसे कम। अब देखिए चाइना की क्या है, फीफा इसलिए ज्यादा है कि चाइना की कंपनी पूरी दुनिया में कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। हर कंट्री में कोई ना कोई चाइनीज सामान बिक रहा होगा, और वहां पर जो कंपनी होगी चाइनीज सामान मुनाफा कमा के अपने अपने देश में भेज रही होगी। बट भारत के केस में क्या होता है, बहुत ज्यादा फॉरेन कंपनियों का दबदबा बना हुआ है, इसीलिए आपको ये देखने मिलता होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंडिया और चाइना के जीडीपी जीएनपी में क्या अंतर है। तो मैंने बहुत डिटेल में बताने का ट्राई किया ताकि क्या हो सके, आपको आसानी से समझ में आ सके।
अब इसी से मिलता जुलता जो अगला कंसेप्ट है वो होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या देखने मिलेगा, अ पार्ट ऑफ इज therefore set aside in the form of depreciation allowance when depreciation allowance is subtracted from GDP we get NDP। तो क्या बोला गया है, जब हम लोग जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो उसको क्या बोलोगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मूल्यह्रास। सुनिएगा क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि एक होता है ग्रॉस सैलरी और एक होता है नेट सैलरी। कि बोलते हैं कि भाई हम आपकी तनख्वाह 60,000 रुपये पर मंथ करते हैं, बट सरकार टैक्स वैट काट के टीडीएस वोटर्स काट के हमें कितना देती है, 50,000 रुपये। तो क्या बोलोगे, ये ग्रॉस सैलरी है, जो कट पिट के आता है वो क्या रहेगा, नेट सैलरी। अब वो 10,000 रुपये क्या कटा तो वो इनकम टैक्स के लिए अलग रहेगा, और अपने भारत की जीडीपी के लिए कैसे काउंट करते हैं, जैसे मान लीजिए एक हमारा फाइनेंशियल ईयर है, हम दो प्रकार के सामान लेते होंगे, या तो कुछ ऐसे सामान होंगे जिसका टाइम पीरियड बहुत कम रहता है, रोटी चावल दाल सब्जी दूध दही शक्कर वक्कर, जो बहुत ही कम समय के लिए रहता है रेगुलर बेसिस पे। और एक होता है हम लोग ने ले लिया टीवी ले लिया, फ्रिज ले लिया, कार ले ली, एसी ले ली, मोबाइल ले लिया, लैपटॉप ले लिया, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, ज्यादा के लिए होता है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, हमारे कैपिटल गुड्स। तो कुछ क्या होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, रेवेन्यू गुड्स, और ये सब क्या हो जाएंगे, कैपिटल गुड्स। अब मान लीजिए आप कोई कैपिटल गुड्स लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं रोहित शर्मा ने क्या किया, पिछले साल मई के महीने में अपने बर्थडे में क्या किया उसने कि 10 करोड़ की टाटा की कार ले ली। ठीक है, टाटा की कंपनी कैसी है, इंडियन कंपनी है, तो ये इंडियन कंपनी है तो किसके जीडीपी में काउंट हो जाएगा, भारत की जीडीपी में काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब वो चाहता है कि मई में यूज कर लिया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर फरवरी आते आते, और ये हमारा क्या हो जाएगा, उस साल की जीडीपी में काउंट हो जाएगा 10 करोड़। अब फरवरी में उसे लगता है कि यार इसको मैं बेच देता हूँ, यार अब इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास, अब मुंबई इंडियंस भी नहीं खरीद रही है, तो कहीं ना कहीं वो किसके पास गया, हार्दिक पांड्या के पास गया। हार्दिक पांड्या के पास पैसा ज्यादा है, उसने बोला ठीक है मोटा भाई मैं आपसे पैसा ले लेता हूँ, कार ले लेता हूँ, बट मैं क्या करूंगा, पूरा 10 करोड़ नहीं दूंगा, केवल 8 करोड़ ही दूंगा। तो कहीं ना कहीं इसका आप यूज कर चुके हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो 2 करोड़ क्या कर दिया उसने, डेप्रिशिएट कर दिया। तो क्या रोहित शर्मा ने जब दोबारा 8 करोड़ में बेचा हार्दिक पांड्या को, दोबारा जीडीपी में काउंट करेंगे क्या, नहीं। इससे बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जीडीपी। इसको रूल करने के लिए क्या लाया गया, इनके बीच का डेप्रिशिएशन। तो जहां से हम लोग क्या कर देंगे, डेप्रिशिएशन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारा एनडीपी। ठीक है, तो एनडीपी क्या होता है, जीडीपी में से डेप्रिशिएट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे भारत में बहुत ज्यादा क्या है, कंपनी है, उनके मशीन के पार्ट्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, जिनकी वैल्यू क्या होती है, समय के हिसाब से क्या होती है, कम ज्यादा होते रहती है। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। हाँ, तो ये था हमारा एनडीपी। अब आइए चलते अगले अगले की तरफ चलेंगे, जो आज का आखिरी है पार्ट 1 का, वो है एनएनपी। एनएनपी मतलब क्या होता है, इट कैन बी डिराइव्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन अलाउंसेस फ्रॉम जीएनपी। इट कैन आल्सो बी फाउंड आउट बाय एडिंग द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू द एनडीपी। तो सेम जो हमने पढ़ा था एनएनपी एनडीपी में, कि जब 2 सेकेंड, तो वो उससे पहले अपन ने एनडीपी पढ़ा था, ये था हमारा एनएनपी। तो जब हम लोग जीएनपी में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, किसको, डेप्रिशिएट करेंगे
यहाँ मुझे बताइएगा रेवेन्यू गुड्स का करना है कि कैपिटल गुड्स का करना है। तो यहाँ हमें करना है कैपिटल गुड्स का, रेवेन्यू गुड्स अपन नहीं करते। तो वो जो वैल्यू रहेगी उसकी जो वैल्यू माइनस कर रहे थे अपन पहले वाले में, सेम यहाँ भी माइनस करना है। माइनस करने से क्या हो जाएगा, आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगा, उसको क्या बोलोगे, एनएनपी। तो एनएनपी इक्वल टू क्या होता है, जीएनपी माइनस डेप्रीशिएशन। ठीक है, तो ये आपको दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे क्या। एक तो अपन ने एनएनपी क्या होता है, उसके बाद हमने देखा था एनडीपी क्या होता है। ये बस केवल फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, एग्जाम में केवल फॉर्मूला ही पूछता है। उसके बाद ये हमने देखा था कि जीएनपी होता क्या है, जीडीपी प्लस फीफा माइनस फीटा। फीफा क्या होता है, मैंने बताया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फीटा क्या होता है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये सब अपन ने जाना था। उसके बाद हमने क्या देखा था, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसको काउंट करेंगे और सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करने वाला देश कौन सा है। ठीक है, उसके बाद अपन ने मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम में जीडीपी अपन ने देखा था। फिर यहाँ पर अपने क्या किया, इम्पोर्टेंस देखा था। हमारे भारत में आज के समय कौन सी मिलेगी, मिक्स। फ्रांस में भी मिल जाएगी, इंडोनेशिया में मिल जाएगी, मलेशिया में भी क्या मिल जाएगी, मिक्स्ड इकोनॉमी। बट धीरे धीरे हम किसके तरफ जा रहे हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं। उससे फायदा भी हो रहा है और थोड़ा बहुत नुकसान देखने मिलेगा। तो ये हमारी क्या थी, ये अपन ने देख लिया स्टार्टिंग में जीडीपी वाइज रैंकिंग कौन से है। फिर ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में जो अपन ने जीडीपी कैलकुलेट किया उसको हमने बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो जीडीपी आपको 3 प्रकार से देखने मिलती है। एक होता है नॉमिनल जीडीपी, दूसरा होता है रियल जीडीपी, तीसरा होता है परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी। तो अभी तक हमने क्या किया, केवल नॉमिनल जीडीपी को जाना कि कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीएनपी क्या होता है। तो सबसे मोस्ट आगे देखने मिलेगा वो है परचेजिंग और पैरिटी रियल जीडीपी। तो ये हमारा क्या था, पार्ट 1 था। आपको दूसरा पार्ट 2 मिल जाएगा, वहां पर आपको क्या मिल जाएंगे, बाकी सबके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो उम्मीद है आज का आपको सेशन पसंद आया होगा। बाकी फिर जानेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना है। थैंक यू एवरीवन।